घर लेना एक गृहिणी का सपना होता है और हर बिजनेसमैन का सपना होता है एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना, एक अच्छा शोरूम लेना। आज हमारे साथ जुड़े हैं जसविंदर सिंह जेके सिद्धू, जो कि रियल एस्टेट की सेक्टर में एक जानी मानी हस्ती हैं। अवंतिका जी, आपके सारे व्यूअर्स को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। SSLD सिद्धू साहब लग्जरी डील्स के नाम से हमारा ब्रांड है। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि रियल एस्टेट होता क्या है? तो रियल एस्टेट का मतलब है रियल एसेट। रियल एसेट साथियों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने कोई कार ले ली 1 करोड़ रुपए की, आज आप 1 करोड़ रुपए की कार लेके आए, वो आपने शोरूम से बाहर निकाली, वो आज ही के दिन 10 लाख रुपए नीचे आ जाए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपकी 1 करोड़ रुपए की कार 50 लाख की भी नहीं रह जाएगी। उसी के कंपैरिजन अगर आपने आज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली होती, आज आपने जो प्रॉपर्टी ली है, तो मैं गारंटीड बात करता हूं, अगर आपकी SOP अच्छी है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, तो साथियों आपने 1 करोड़ रुपए की जमीन ली तो हो सकता है कल ही वो 1 करोड़ 10 करोड़ की बिक जाए। हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो रियल एस्टेट का मतलब है रियल एसेट, जिसको आप मकान के रूप में भी समझ सकते हो, किसी दुकान के रूप में भी समझ सकते हो, किसी शोरूम के भी रूप में समझ सकते हो। मतलब बेसिकली एक लैंड या लैंड के ऊपर बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, उसको हम रियल एस्टेट बोल देते हैं। सर, आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हो और रियल एस्टेट का मतलब अब हमने जान भी लिया है, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करे? मैं यहाँ पे आपको किसी की स्टोरी नहीं बताऊंगा, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको वो थोड़ा शेयर करूंगा कि जब हमने अपने कमीशंस के पैसे को या किसी लोगों के पैसे को रियल एस्टेट में खुद पर्सनल तौर पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो साथियों जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं वो आप अनबिलीवेबल रहे हैं। हमने 1 करोड़ रुपए का कुराली बाईपास पे 1 करोड़ रुपए की 1 एकड़ प्रॉपर्टी ले ली, राइट। तो हमारे पास उस टाइम 1 करोड़ रुपये भी नहीं थे, हमने उसके बयाने के तौर पे 12 लाख रुपए दे दिए। अब उसके बाद पार्ट पेमेंट के तौर पे 12-13 लाख रुपए और दे दिए, मुश्किल से 3-4 महीने में। अब हुआ क्या, वहाँ पे और कंपनीज के आने के साथ और बड़े बिल्डर्स आने के साथ वो जो ज़मीन थी वो किसी प्रोजेक्ट के साथ प्लग हो गई। तो 1 साल में मात्र रजिस्ट्री कराते कराते जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली थी, वो 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते कराते 1 साल में हो गई। आफ्टर दैट 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 करोड़ रुपए की एक बिल्डर को सेल करी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ रुपए की ली थी, वो भी 8 से 10 महीने में पैसे जिसके दिए थे, 2 साल के बाद हमने वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए की बेची। आप सोच के देखो, 4 गुना पैसा, मोटा मोटा मान के चलो 19 से 20 महीने में आपका पैसा 4 गुना हो गया। 1 करोड़ रुपए लगाया तो वो 4 करोड़ रुपए हो गए। ये होती है पावर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। दूसरा, आपने कहा कि लोग रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग में तो और भी चीज़ें साथियों, इन्वेस्ट करने, मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरे दोस्त कई हैं, कई और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हैं, भले ही वो शेयर मार्केट हो, भले ही वो गोल्ड हो, भले ही कुछ भी हो। तो अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में गोल्ड भी काफ़ी ऊपर गया है, वो भी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी रही है। हमने खुद भी इन्वेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न मिला। बट रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आज से नहीं, पिछले हजारों सालों से राजाओं महाराजाओं ने सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे, आपको पता होगा, वो लैंड की वजह से होते थे। तो ये आज की तो चीज़ है नहीं, ये हजारों सालों से चली आ रही है कि भैया जिसके पास लैंड होगी, जिसके पास कोई रियल एस्टेट एसेट होगा, वो कभी भी समाज में या फाइनेंशियल तौर पे कभी भी वो बंदा वीकर नहीं होगा, जो बंदा आज के डेट में
रियल एस्टेट में आज के टाइम पे भी इन्वेस्ट करता है। इसके लिए मेरी सबसे राय है, आपका बजट कम है या ज़्यादा है। अगर बजट कम है तो किसी के साथ मिलके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप खुद का आपका बजट है तो आप अकेले भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल ही कम बजट है तो आप कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपने किस्तों पे रियल एस्टेट में हमारे साथ संपर्क करिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने किस्तों में साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसे देने हैं। थोड़े थोड़े पैसे करके आप रियल एस्टेट में कोई अपना रियल एस्टेट का एसेट आप बना सकते हैं, और ये ओनली और ओनली संभव है रियल एस्टेट में। इसलिए आपको रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, रियल एस्टेट एक काफ़ी रिवॉल्विंग सेक्टर है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगले 5 से 10 सालों में हम क्या नए ट्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्राई सिटी में? कि आने वाले 5 से 10 साल में ट्राई सिटी का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्राई सिटी मान के चलो, हम ट्राई सिटी कैसे कहते किसको हैं? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इस लोग हम इन तीनों शहरों को मिला के ट्राई सिटी बोलते हैं। अब मोहाली के साथ लग गया खरड़, और खरड़ के साथ लग गया कुराली। मोहाली का लास्ट, मोहाली डिस्ट्रिक्ट का लास्ट वो कस्बा या टाउन आप बोल सकते हो। अब तो बड़ा शहर बन रहा है। तो ट्राई सिटी में इधर को आप बात करें, यहाँ पे जीरकपुर के साथ चंडीगढ़ के साथ जीरकपुर लग गया, डेराबस्सी लग गया, लालड़ू लग गया। ट्राई सिटी अब एक्सपेंड हो रहा है। क्यों एक्सपेंड हो रहा है? आने वाले टाइम में आपको पता होगा यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है। अच्छा। राइट? मेट्रो के आने के बाद हमारी जो कनेक्टिविटी है, अभी हम चंडीगढ़ में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे कुराली से आने लगे 1 घंटा लग गया। अगर अगली इंटरव्यू में मैं जब कभी आऊँगा 2-3 साल बाद, कभी आप बुलाएंगे तो मात्र में 15 मिनट में मैं आपके पास मेट्रो पकड़ूंगा, बैग उठाऊंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा। Am I right? तो ये जो चीज़ें मेट्रो आ रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, और ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, भारत सरकार और पंजाब सरकार मिलके जो ये बड़ी बड़ी सड़कें, खुले खुले रोड्स बन रहे हैं, इनके बनने से हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की, वो सुलझ जाएगी। उसके बाद हमारी सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चंडीगढ़ में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या मोहाली एरो सिटी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इको सिटी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो लोग अब आएंगे कुराली। कुराली जाएंगे या डेराबस्सी जाएंगे। कुराली एक ऐसा डेस्टिनेशन है प्रॉपर्टी को लेके कि वहाँ पे अभी खुली खुली लैंड्स थी जो बड़े बड़े डेवलपर्स ने ले ली। किसी डेवलपर के पास 25 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 50 एकड़ है। अब बड़े जो डेवलपर हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे बना रहे हैं। खुली जगह होने के कारण वो जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, वो जो इनक्लेव बन रहे हैं, वो उसमें खुले खुले रास्ते होंगे, खुली जगह होने के, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े बिल्डर लेके आए हैं, खुले खुले रोड्स होंगे, बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे, और एक पूरे का पूरा जितनी भी ये मास्टरपीस कॉलोनियाँ बन रही हैं, किसी भी ग्रुप की बात करूँ मैं, पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं, जितने भी बड़े ब्रांड कुराली में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स 5 स्टार फैसिलिटी के साथ वो प्लॉट्स लेके या अपने अपने प्रोजेक्ट लेके, या मैं बात करूँ एक हमारा P3 प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एक एरोवॉक का प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे ये एक बहुत बड़ा हब आने वाले टाइम में कुराली को बना देंगे प्रॉपर्टी का। कुराली में अगर मैं बात करूं, आज जो बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको एक बहुत बड़ी, आज मैं बात करूं जो उन्होंने मौका खो दिया, कि आज मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 10 साल पहले एरो सिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तब रेट क्या था? 20,000, 25,000, 30,000 गज। अब वो मौका आपने खो दिया। अब वहाँ पे जो रेट है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए गज तक रेट है। राइट? अब वही मौका आपके पास बनती है, मैम कुराली में है। अगर आज आप वहाँ पे आपने वो मौका खो दिया, अब वही मौका आपके पास, या जितने भी व्यूअर्स हैं आपके पास, वो मौका कुराली में है। कुराली में आप आज इन्वेस्ट कीजिए अपनी प्रॉपर्टी को लेके, 1, 2, 3 साल, 3, 4 साल छोड़िए, आपका वो पैसा 2 गुना 3 गुना छोड़िए 4-5 गुना वो पैसा आपका होने वाला है। सर, चेंजेस की बात तो अब हमने बहुत अच्छे से कर ली, बट सर अब आप थोड़ा खुल के बताओ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ट्राई सिटी में, कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हो सकती है रियल एस्टेट में? गुड।
तो साथियों, जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्ट तो आप कहीं भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लैट्स, नंबर 2 लैंड्स, नंबर 3 शोरूम्स, कमर्शियल स्पेसिस हो गया, नंबर 4 वर्चुअल स्पेसिस हो गया, है ना। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट पर्सनली जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा जल्दी से, देखो ग्रो तो आपका पैसा होना ही है, कहीं भी आप लगा लो रियल एस्टेट में, डे बाय डे आपका पैसा तो बढ़ना ही है। बट ज़्यादा तेज़ी से कहाँ बढ़ना है वो आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, मेरी राय किसी से अलग हो सकती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि अगर आपने जितने भी ये टायर 3 सिटीज़ हैं, कुराली हो गया, लालड़ू हो गया जी, डेराबस्सी हो गया, यहाँ पे अभी जो प्राइस है वो बड़े शहरों के मुकाबले थोड़े कम है, ठीक है जी। अगर वहाँ पे आप कोई अच्छी जगह पे अच्छा प्लॉट लेते हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन शहरों में अब कुराली बाईपास पे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, P3 प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एरो वॉक प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ का जो कुराली बाईपास है वो वहाँ पे रोज 1 लाख से 1.25 लाख गाड़ी रोज उस प्रोजेक्ट के आगे से गुजरती है, जो कि बेसिकली ऑल उन प्रोजेक्ट के क्लाइंट हैं, हमारे राइट। तो आप उन P3 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एरो वॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतिया का बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, मोतिया रिवर फ्रंट, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लॉटिंग में। मैं प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कमर्शियल में जाना है तो आप P3 में जा सकते हैं, एरो वॉक में आप जा सकते हैं। तो और उसके साथ साथ ये जो टायर 3 सिटीज़ हैं, इनके साथ की जो ज़मीनें हैं, जो 7 गांव पड़ते हैं, उन पे किसी लिंक रोड पे आपने 2 कनाल ले ली, आधा एकड़ ले ली, 1 एकड़ ले ली, जितना भी आपका बजट है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बहुत जल्दी से बूम करके आपका पैसा ग्रोथ कर सकता है। सर, हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत बातें कर ली, अब हम चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। प्लीज सर, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी जर्नी प्लीज थोड़ा मुझे और दर्शकों को बताएं। वही बात है साथियों, हर एक जब बंदा कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाता है तो बहुत लोग आपके साथ आ जाते हैं। जब आप कामयाबी की ओर बढ़ते हो और या बढ़ने की कोशिश करते हो तब उस सफ़र में कोई भी आपके साथ नहीं होता। मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं अपनी लाइफ में, पूरे मतलब बचपन से लेके शुरू करता हूँ। मेरा बचपन गुजरा एक बहुत ही एक रिच कह सकते हैं अमीरी वाले माहौल में गुजरा। लोग स्कूल को, अगर हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो जो बच्चा स्कूल को 5 रुपये लेके आता था वो हीरो होता था। मैं उस टाइम स्कूल को 20-50 रुपये डेली लेके जाता था। हमारा दूध का काम होता था, हमारा एक मिठाई की दुकान होती थी, तो वहाँ से मैं कभी गले से 10-20 रुपये निकाल लेता था तो स्कूल लेके जाता था। तो इस बीच हमारे कुछ मिस हैपनिंग हो गई परिवार में, हमारे चाचा जी की डेथ हो गई और उसके बाद मेरे पापा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए जब मैं 9th कक्षा में था। तो अब मैं 10th कक्षा के पेपर दे रहा हूँ और मेरे पापा मेंटल हॉस्पिटल में। आप सोच सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं 10th कक्षा के पेपर दे रहा हूँ और दूसरी तरफ अपने पापा को लेके मेंटल हॉस्पिटल, हमारे उधर एक मांगेयाल जिसको पागलों का हॉस्पिटल बोलते थे, वहाँ पापा को एडमिट कराया हुआ था। तो कभी पापा को मांगेवाड़, कभी PGI किसी सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, है ना, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, कभी वहाँ लेके जाना पापा को। तो 11वीं 12वीं कॉलेज टाइम तो तब ऐसा ही चला, मतलब पापा बीमार ही रहे, कभी 2 महीने ठीक हो जाते, कभी 6 महीने बाद फिर बीमार हो जाते। तो ऐसे जो वो 4-5 साल थे वो सारा जो मेरा ग्रोइंग पीरियड था, मान के चलो 15 साल से लेके 20 साल तक का, वो मेरा ऐसे ही गुजरा। बट इस दौरान मेरे जो दोस्त थे, मेरे कुछ नियर स्कूल के फ्रेंड थे या मेरे
मोहल्ले के कुछ दोस्त या मेरे कुछ शहर के मेरे भाई बंधु, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। हमारा दूध का काम था, मैं मतलब वो मेरे पापा के पास हॉस्पिटल में रहते, रात को मैं दूध लेने जाता, दूध डाल के आता कुराली में, या मैं पापा के पास होता था, वो लोग गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में डाल देते। वो भी दोस्त मुझे आज याद हैं और वो अब तक आज तक मेरे साथ हैं, है ना। और उसके साथ कुछ कुछ लाइफ में जो हर एक बिगड़ा हुआ, मैं कह सकता हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, एक बिगड़ा हुआ युवा करता है, वो सारे काम मैंने किए। हमें कोई समझाने वाला नहीं था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज की डेट में ये जो बच्चे हैं, स्पेशली यंग बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है 15-16 साल का, तो ये यंग बच्चे हैं, ये गाने वाने सुन के गन कल्चर की और भाई भाई कल्चर की और बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने वो चीज़ें अपने ऊपर हंडे आई हैं, मतलब अपने ऊपर वो सहा है सारी चीज़ें। हमें कोई समझाने वाला नहीं था। बच्चे इन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, गानों में सुना, गन देखी और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, उनको भी लगता है कि हम ऐसे कि गैंगस्टर की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। मतलब वो बदमाशी कल्चर वाले गाने सुन सुन के खुद बदमाश बनने की कोशिश करते हैं, पर उनको उनका एंड नहीं पता होता कि भाई मेरे अगर एक बार पर्चे दर्ज हो जाते हैं, है ना, अपने माँ बाप की भी बेइज्जती पुलिस करती है, पकड़ के ले जाती है, पिटाई करती है, जेलों में आपके माँ बाप, और आप बैठे हो जेलों में, आपके माँ बाप, आपके मम्मी डैडी भाई बहन किसी की, है ना, एक मतलब पंजाबी च कहते हैं बंदे दी मिन्नत कर रहे हैं थानू छड़वाने वास्ते, किस चीज़ के बारे, क्यों भाई। ये लोग, मैं चाहता हूँ कि जितना भी यूथ स्पेशली ये पॉडकास्ट देख रहा, तो मेरे भाई दूर रहो इन चीज़ों से, अपना काम करो, कोई भी काम करो तो, है ना, जैसे हमने बचपन में गलतियाँ करी वो बिल्कुल ना करो। हमने जब वो 5-7 साल अपने हमने वो ख़राब किए तो वो आप बिल्कुल ना करें, है ना। और फिर मैं परिवार पे आता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके पास भी एक प्यारा सा बच्चा है, और मेरी शादी हुई 2006 में, तो मेरे पास भी एक गॉड गिफ्ट बच्चा है। और फैमिली की बात करूं तो फैमिली में बहुत मेरा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अगर वो ना होती तो शायद आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, शायद उस मुकाम पे मैं ना होता। जब भी मैंने कोई बड़ा डिसीजन लिया या कोई यहाँ से वहाँ मूव करने की बात करी, तो मेरी वाइफ ने हमेशा ही मुझे पीछे से पुश किया कि चलो चलो करते हैं, चलो करते हैं। कभी भी उसने कोई नेगेटिव बात नहीं करी। अगर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा, मैं कहूँ मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ ही उसका है, ठीक है जी। उसके बाद मेरा बेटा है, वो भी अब थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी थोड़ा समझने लगा है बिजनेस को, थोड़ा थोड़ा साथ ऑफिस बैठने लगा है जी, है ना। फैमिली की सपोर्ट रही, कुछ अच्छे लोगों की भी सपोर्ट रही, मैंने आपको बताया ही है कि जैसे मोती ग्रुप के हेमराज मित्तल जी, एलसी मित्तल जी, मेची मित्तल जी, और भी कई लोग हैं कि जिन लोगों ने, मेरे दोस्त हैं गोल्डी जी, प्रगट जी, बल्ली जी, परमिंदर जी, है ना। तो कई ऐसे नाम हैं, छोटा भाई गोलू, तो वो भी साथ काम कर रहे हैं, है ना। और मिलजुल के कई और नाम हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, टिल्लो जी हैं, बाली जी हैं, यादविंदर जी हैं, वो भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, काला जी हैं वो भी, है ना, रणजीत जी हैं वो भी कंधे से कंधा मिला के, गुरप्रीत जी हो गए, और कई मेरे दोस्त हैं जो कंधे से कंधा मिला के प्रॉपर्टी के साथ। हमारा एक ग्रुप है पूरा प्रॉपर्टी ब्रदर्स का, जिसमें हम सब लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ब्रांड है प्रॉपर्टी में SSLD का, सिद्धू साहब लग्जरी डील्स के नाम से हमारा ब्रांड है, जिसके हम लोग और भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में, कुराली में। पर्सनल बात करूं, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा साथियों, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। साथियों, जितने भी लोग, आज मैं कहता हूँ बाहर का ट्रेंड बहुत बढ़ गया, उसका मैं स्पेशली हमारी कम्युनिटी में बाहर जाने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। साथियों, यहीं पे बहुत काम है, पंजाब में ही बहुत काम है। अगर आप दिल से करो तो काम की कमी नहीं है। अगर कोई भी भाई बंधु काम करना चाहता है, हमारे साथ रियल एस्टेट में काम करना चाहता है, तो आप आइए, मैं आपको फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। 3 से 4 साल जो हमने धक्के खाए हैं, वो मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं खाने पड़ेंगे। बट अपना मन बना के आना, ये कोई ऐसा नहीं है कि पेट से पैसे तोड़े और पैसे आ गए। रियल एस्टेट में लोग आते हैं
2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करते हैं, फिर भाग जाते हैं, बोलते हैं ये हमारा कुछ नहीं बना। पहले 4 महीने जब मैं अपनी एक बात बताता हूँ आपको, पहले 4 महीने जब मैंने शुरू किया मेरे अकाउंट में 65,000 रुपये थे। 50,000 रुपये मैंने अपनी डिज़ायर गाड़ी में मतलब स्वैप करके या गूगल पे से 50 से 55,000 का तेल फूक दिया। मुझे एक भी कमीशन किसी डील का नहीं आया। तो मतलब और 3 से 4 महीने हो गए, पर मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया और मेरे घर वालों ने मुझे टूटने नहीं दिया कि करता रहे। हमारी पहली डील हुई, हमारी पहली डील में जो हमें कमीशन आया वो 75,000 रुपये आया। मैंने सोचा कि चलो यार जो तेल फूका है उसके पैसे तो आ गए। बस वो डील हुई और पैसे आए, और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत करते गए, बहुत मेहनत करी, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दिन रात, सुबह बैठक करी, शाम को बैठक करी, मीटिंग्स पे मीटिंग, कहीं वो किसान के साथ मीटिंग है, कभी किसी बिल्डर के साथ मीटिंग है, कहीं प्रॉपर्टी डीलर के साथ, मतलब ऐसे मीटिंग करते करते मतलब आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत आज हीरो बन गए हैं, बट भगवान की दया से जो सारे ड्रीम्स थे मुझे पैसे को लेके, गाड़ियों को लेके, घर को लेके, वो सारे आज फुलफिल हो गए हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। और पर्सनल की बात करूं तो सबने साथ ही दिया। कुछ लोग टांगे खींचने वाले भी मिले, मैं बाय नेम तो यहाँ नहीं बोल सकता, वो जो वीडियो देखेंगे कभी उनको खुद पता चल जाएगा। बहुत लोगों को मैंने शुरू में बोला कि भाई हमें भी प्रॉपर्टी का काम सिखाओ, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, बट किसी ने भी, साले ने हमारा हाथ तक नहीं पकड़ा। तो है ना, आज वो लोग ये देखते हैं कि ये बंदे हमसे आगे निकल गए। तो यही है, आप लगे रहो, भगवान आपका साथ जरूर देगा और आप भी कभी ना कभी सक्सेस की सीढ़ी आप जरूर चढ़ोगे। रियली अमेजिंग सर। आपकी किन आदतों की वजह से आपको ये सक्सेस मिली है आज दिन तक? वंशिका मैम, पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वो आदतें हमें बना देती हैं। आदतों की बात करूं तो सबसे पहले जो मेरी सबसे अच्छी आदत, अच्छी हैबिट बोल सकते हैं आप, वो जिम को लेके थी। आई एम ए आयरन लवर, जिम लवर। मतलब इसके पहले भी, कोरोना से पहले मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट में आने से पहले हमारा जिम का काम था। 8 से 10 साल मैंने जिम का काम एज ए एंटरप्रेन्योर किया। उसके पहले जिम तो मैं बहुत देर से जा रहा हूँ, बचपन से। मतलब मैं एक चीज़ अच्छे से समझ रहा हूँ कि मेरी जिम जाने की आदत ने जब भी मैं टूटा, जब भी मुझे वीकनेस महसूस हुई, मेरी जिम जाने की आदत ने मुझे दोबारा रीबिल्ड किया, मुझे खड़ा रखा। ओनली फॉर जिम जाके एक्सरसाइज करते थे, गुड हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, अच्छा माहौल वहाँ पे, अच्छे गाने वाने सुन के आपका मूड और हेल्थियर हो जाता है। तो मेरी एक अच्छी आदत जिम जाने की, बहुत अच्छी आदत है। तो मैं जो भी आपके दर्शक हैं कि भैया मेरे जिम जाओ, चाहे ग्राउंड जाओ, चाहे कोई योगा करो, बट कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आधा घंटा 1 घंटा बहुत होता है। 1 घंटा भी आपने अपनी लाइफ को दे दिया, अपने आप को दे दिया, फ़ोन से दूर, सब किसी से दूर, अपने आप को अपने मेडिटेशन के लिए दे दिया, तो भाई मेरे जिम को दे दिया। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को आपने या मेंटल एक्टिविटी को दिया, अपने लिए 1 घंटा अगर आपने अपनी हेल्थ को दिया, तो आपका वो दिया हुआ 1 घंटा आपके बाकी के 23 घंटे को एकदम हसीन बना देगा, पूरा एनर्जेटिक बना देगा। पहली आदत मेरी जिम की। दूसरा मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का बचपन से ही शौक रहा। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था मैं, या मोटिवेशनल गाने सुनना, है ना, मतलब मोटिवेशनल पंजाबी गाने हो या हिंदी गाने हो या इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग जो समझ भी नहीं आते, वो भी उनकी बीट मतलब, है ना, अंदर से ही, मतलब जैसे एक गाना है वॉल ऑफ फेम, वो मुझे प्रॉपर इंग्लिश में समझ भी नहीं आता, बट वो गाना सुन के ही मैं चार्ज अप हो जाता हूँ। मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल बुक्स और मोटिवेशनल वीडियोस देखना मेरी आदत में शामिल है। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना मेरी आदत में शामिल है। तीसरा सबसे बड़ी बात, आप आदत समझ लो, या मुझे ना जो लोग मोटिवेट रहते हैं, हर टाइम मोटिवेट रहते हैं, मुझे उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद है।
ऐसे बजाय ऐसे लोगों के जो हर टाइम नेगेटिव बात, ये काम नहीं होगा, शुरू करने से, काम करने से पहले ही नन्ना डाल देना, ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। मतलब है कि दूरी बना लेता हूँ। बंदे को, है ना, पहले जो हमें बंदा मिलता है सब अच्छे ही होते हैं, जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, फिर उस बंदे के बारे में पता चलता है। अगर मुझे पता लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे मोटिवेट रखता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ। अगर मुझे लगता है यार ये बंदा मुझे ही डीमोटिवेट कर रहा है, इसके साथ मैं ही लो फील कर रहा हूँ, तो मैं दूरी बना लेता हूँ ऐसे लोगों से। मतलब है ना, दूर रहने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक अच्छी आदत रही, अच्छे लोगों के साथ रहना एक अच्छी आदत है ये भी। अच्छी आदत। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा अच्छी आदत, कि काम को टालना नहीं। पावर ऑफ नाउ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पावर ऑफ नाउ। जो काम करना अभी करना है। अगर मुझे किसी ने कहा कि ये वो जमीन देखने जानी, मैंने फोन करा, मैं अभी आ गया, वो सामने वाला बंदा भी सोचता भी यार निकल आ जाता, मैंने कहा नहीं मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ, है ना। मतलब ये मेरी अच्छी आदत है कि मैं काम को कभी टालता नहीं। जो जरूरी काम है मैं वो कभी नहीं टालता, चाहे वो रात के 11 बजे हो, सुबह जो इतना मर्जी काम हो, मैंने वो जाना जाना। कोई मीटिंग के टाइम पे वो करनी है, भले ही 10-15 मिनट आधा घंटा लेट हो जाऊं, बट वो मीटिंग मैंने जरूर करके आनी। राइट हो गया। ये भी टाइम टू टाइम काम करना, वो भी एक अच्छी आदत है। राइट। और सबसे बड़ी मेरी जो आप अच्छी आदत, मैं खुद के लिए भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अपने आप को छापी देता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी अच्छी आदत है कि मैं काम के ना पीछे पड़ जाता हूँ। अच्छी आदत है कि किसी भी काम को आप करो, उसके पीछे पड़ जाओ, बस हाथ पैर धो के छोड़ो, नहा के उसके पीछे पड़ जाओ, है ना। मतलब अच्छी आदत मैं ये सोचता हूँ कि काम के पीछे पड़ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि बचपन से लेके फैक्ट्रियों में काम किया, है ना। और पापा भी, बचपन में मैंने इतनी अमीरी देखी कि मैंने आपको बताया कि लोग 5 रुपए लेके जाते थे स्कूल को, मैं 50 रुपए लेके जाता था। तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, पापा का जो कारोबार था वो फेल हो गया। वो टाइम भी देखा कि स्कूल की फीस, मेरी 10th की फीस भी मेरी बुआ जी ने भरी। बट करते 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 मुझे जो भी काम मिला, चाहे वो फैक्ट्री में काम करना था, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग थी, चाहे वो ऑटो चलाना था, चाहे वो जिम का काम था, मैं हाथ पैर धो के नहीं, नहा के पीछे पड़ जाता था। जब से रियल एस्टेट में आए हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं रोज 5-7 मीटिंगें नहीं करता। कभी किसी किसान के साथ मीटिंग, कभी किसी बिल्डर के साथ मीटिंग, कभी अपनी टीम के साथ मीटिंग। हमारा मीटिंग वही काम है ना। ऑलरेडी हमारा जो वंशिका जी, जो हमारा काम है ओनली अबाउट मीटिंग्स। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर करेंगे क्या। तो मेरे भाई, जो भी लोग, आप किसी भी काम में हो, तो जो मैंने ये आदत बताई कि भैया, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े अभी हीरो तो नहीं बने, पर जहाँ तक भी पहुँचे हैं, ये मेरी आदत बहुत काम आई मेरे, के काम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा के पड़ जाओ, बात करें। सर, आपकी हैबिट से काफ़ी मोटिवेशन मिली एंड मैं बिलीव करती हूँ कि दर्शकों को भी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आई होप दर्शक आपके पास आएँ, आपसे मोटिवेशन लें और आपके साथ जुड़े, आपसे मेंटरशिप लें, आप उनके मेंटर बने। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर, कभी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया है जब आपको असफलता मिली हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपना जज्बा मेंटेन करते हुए बाउंस बैक कैसे किया? आप अपनी वो स्टोरी प्लीज दर्शकों तक पहुंचाएं। जी अवंतिका जी, आज मेरी एज 43 इयर्स के करीब हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि बचपन से ही घर में कुछ मिसहैपनिंग्स होने के कारण बचपन से ही मैं काम के प्रति जुट गया था। मतलब कहीं भी कोई भी काम, मैंने आपको बताया कि काम, जैसा भी काम मिला, मैंने काम की कोई पीठ नहीं दिखाई। जैसा भी काम, कोई का भी काम मिला, है ना। फर्स्ट टाइम, मतलब जब हम लोग जॉब में मिले, लीडरशिप क्वालिटी मेरे में बचपन से ही है। मैंने अपने दोस्तों को मिलके कहा कि हम लोग काम 10वीं पास करी, हम लोग एक फैक्ट्री में काम लगे, है ना। तो हमारी पे थी वो पता कितनी थी? 600 रुपये पर मंथ। 600 रुपये पर मंथ, मतलब 20 रुपीज़ पर डे पे हमने काम किया। उसके बाद कई चीज़ें, ये तो होगी जॉब की बात, जॉब करते गए कभी। फिर जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने शुरू किया। एक कंपनी थी बाहर की, अमेरिका की कंपनी थी, उसके साथ हमने काम शुरू किया। शुरू में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दी,
थोड़ा पैसा आया थोड़ा गया, है ना, मतलब वो हम लोग गोल अचीव नहीं कर पाए जो गोल अचीव करने हम लोग वहां पे गए। तब आपके ने पूछा कि कभी आपको लो फील हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। वहां पे जाके लगा कि यार इतने पैसे भी लग गए, इतनी मेहनत भी हो गई, सारा कुछ जी जान यहाँ पे लगा दिया यार, सक्सेस नहीं मिली। बट नथिंग इज दैट कि हम लोग कहीं ना कहीं लो फील कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं देख रहे थे कि इसी कंपनी में कोई बंदा लाखों रुपए कमा रहा है कि वो कैसे कर रहा है। उस चीज़ों को देख के फिर दोबारा बाउंस बैक करने की कोशिश करी। दूसरा, आपके वंशिका जी, होता क्या है, आप में कुछ पावर्स आप में होती हैं, कुछ जब आप सच्चे मन से काम करते हो तो कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आपके साथ जुड़ जाती हैं। जब भी मैंने कभी लोअर फील किया तो मैं क्या करता था, कभी किसी धार्मिक स्थान पे चले गए, कभी हरमंदिर साहब चले गए, कभी स्पेशली ऋषिकेश में बहुत गया, वहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठ के, हरिद्वार चले गए, गंगा जी के किनारे बैठ के कई बार आत्म मंथन किया कि क्यों नहीं हो पा रहा ये, और लोग कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा। मैं लो फील किया, वहाँ से जो अपनी एनर्जी और वहाँ से जो स्पिरिचुअल एनर्जी मिली उसको वापस लेके आके वापस आके काम शुरू किया, फिर बाउंस बैक किया, फिर काम करते करते मतलब फिर एक अगले लेवल पे गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते बहुत बार हुआ लाइफ में। रियल स्टेट में भी जब से काम शुरू किया, ऐसा नहीं होता कि आप आज आपने शाम शुरू किया कि ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है। आप किसी भी बिजनेस का ग्राफ देख लो, वो हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। अगर कोई भी ग्राफ इसी चीज़ का अगर ऐसे जा रहा है तो भैया वो बिजनेस ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से कुछ और ही कर रहे हैं बंदे। कोई भी बिजनेस आपने देखा हो तो हमेशा ऊपर नीचे, आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां ऊपर नीचे होता रहे उनके साथ। बट अगर आप एक सच्चे मन के साथ, और स्पेशली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ईमानदारी, ईमानदारी मत छोड़ना भाइयों, ईमानदारी के साथ खड़े रहे तो आपके साथ और ईमानदार लोग आके जुड़ेंगे, ईमानदारी के साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उन ईमानदार लोगों के साथ मिलके आप दोबारा अपना बिजनेस खड़ा कर लो, है ना। एक छूटेगा, दो छूटेगा, दुनिया भरी पड़ी है यार, इतने लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप में हॉनेस्टी है, अगर आप में वो जज्बा है काम करने का, हॉनेस्टी के साथ काम करने का, तो बहुत लोगों को आपके जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। आज ढेरों लोग झूठ बोल बोल के अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़े दिन ही चलता है, 1 महीना, 6 महीने, 2 साल। अगर आपने लाइफ लॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लाइफ लॉन्ग आपने बिजनेस करना है, ग्रोथ करनी है, तो भैया ईमानदारी का पल्लू कभी मत छोड़ना, वाहिगुरु का पल्लू मत कभी छोड़ना, भगवान के नाम का, राधा नाम का, जो भी नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का कभी भी पल्लू मत छोड़ना। मुझे नहीं लगता कि भगवान को आपसे कोई नाराज़गी है, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे और आप दोबारा बाउंस बैक 101% ऐसे कर जाएंगे। क्या बात है, जज्बा हो तो ऐसा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर, कभी ऐसा कोई पल आपकी जिंदगी में आया हो जब आपको लगा हो कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। जब आप काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी मैया आपकी कृपा करती है, भगवान आप पे कृपा करते हैं, हर तरह का धन धान्य आपके पास आना शुरू हो जाता है, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है। जो आपने सवाल पूछा कि कभी आपको लगा कि हाँ अब सब कुछ अचीव कर लिया, बिल्कुल। आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब मुझे लगा कि यार सब कुछ अचीव कर लिया। नितिका जी, एक आदमी को क्या चाहिए हो जाता है, एक अच्छा घर। आज कुराली में एक पॉश एरिया में, पॉश कॉलोनी में, सबसे पॉश एरिया में हमारा घर है। और चाहिए होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो, तो मैंने ऑडी Q7 ली। उसके बाद फिर आया कि नहीं एक और गाड़ी लेनी है, उसके बाद फिर हमने मर्सिडीज GLS ली। उसके बाद होता है बंदे का बैंक बैलेंस, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया, सोना चांदी सब कुछ हो गया, बच्चे की स्कूलिंग अच्छी हो रही, और माँ बाप के लिए भी जो फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर सकता था या टाइम दे सकता था
अपने माँ बाप को वो बेस्ट मैंने करने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, जहाँ कहीं घूमने जाना, मतलब 5 स्टार होटल्स को मैंने ऐसे बना दिया था जैसे ढाबे पे जाते हैं लोग, ऐसे मैं मतलब महीने में 15 दिन 5 स्टार होटल्स में रुकता था। कहीं मीटिंग में जाना दिल्ली तो 5 स्टार में रुकना, कहीं बॉम्बे जाना 5 स्टार में रुकना, बाय एयर दिन में 2-2 फ्लाइट्स पकड़ी। तो उस टाइम जाके लगा कि यार सब कुछ अचीव हो गया, गाड़ियाँ आ गई, पैसा आ गया, घर आ गया, बच्चा पढ़ रहा है, मम्मी डैडी के लिए सब कुछ है, कि अब क्या। वहाँ पे जाके एक मतलब आप कह सकते हो ये भी एक तरह की स्ट्रेस ही है मेरे हिसाब से। ये जब आपको ये लगे कि यार हाँ अब सब कुछ कर लिया, अब क्या, तो फिर मन में ख्याल आया कि नहीं यार मैंने तो कर लिया, अब लोगों के लिए करना, अब उनके लिए करना है जो मेरे अगल बगल के मेरे दोस्त हैं, जो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या मार्केट में जो लोग पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको डेली नीड्स नहीं उनकी पूरी हो रही है ना, या समाज सेवा में कोई काम करना है। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को उस तरफ को डायरेक्शन अपनी उस तरफ को चेंज कर दी। जो मैं फ्री ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ रियल एस्टेट की, वो इसी का एक पड़ाव का एक हिस्सा है। अब हमारे एरिया में जो भी कभी कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, कभी कोई धार्मिक कार्य हो, तो मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं आगे से आगे होके कुछ सेवा कर पाऊँ और लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार असली काम तो हमारा जो हम करने आए थे अपना जीवन। अब प्रेमानंद जी है महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहब जी वाहिगुरु जी हैं, प्रेमानंद जी को भी मैं फॉलोअर हूँ बहुत बड़ा प्रेमानंद जी महाराज का। जब से उनको सुनना शुरू किया बहुत चीज़ें चेंज हो गई, नॉन वेज छूट गया, जो पार्टी पीपल था मैं वो बहुत हद तक कम हो गई वो कहानी, तो है ना। तो मतलब जब आपको लगने लगे कि हाँ यार ये सारा कुछ, ये जब चीज़ें आपको मिल गई तो आपको लगा कि हाँ सब कुछ हो गया, उस टाइम मेरे ख्याल से आपको फिर लोगों के लिए भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, गाड़ियाँ घोड़ा गाड़ी बारात सब कुछ आपको दे दी। तो भैया अब टाइम है कि अब लोगों के लिए करें, उन लोगों के लिए करें जो ये मुकाम पाने के लिए तरस रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, अब हम उनकी हेल्प करें। अगर आपने 5-7 लोगों को भी यार इस लेवल पे पहुंचा दिया तो मेरे ख्याल से भैया आपका जीवन सफल है, आपको भगवान पूरी खुशियाँ देगा। किसी की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी खुशी मेरे ख्याल से तो वही। सर आप रियल एस्टेट के इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आप इतनी जानी मानी हस्ती है, तो प्लीज दर्शकों को बताएं कि आपकी ये जो सक्सेस स्टोरी है इसमें कितनी डिफिकल्टीज थी, कितनी अच्छी चीजें थी, कितनी बुरी चीजें थी। देखिए वंतिका मैम, कोई भी चीज़ ना बहुत आसान होती है ना ही बहुत मुश्किल होती है। बात होती है आपके जज्बे की, आपके क्या बोलूँ, आपकी स्ट्रांगनेस की। मेरे ख्याल से जो पर्सन स्ट्रांग रहता है किसी भी पल में, किसी भी मेंटल लेवल पे, अगर आप स्ट्रांग है, अगर आपको कोई असफलता मिली तब भी आप स्ट्रांग रहें, अगर आपको सफलता मिली तब भी आप स्ट्रांग रहें, तब आप सारी परिस्थितियों से ऊपर निकल जाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया स्पेशली रियल एस्टेट का काम, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने पहले भी ये लाइन रिपीट करी कि जब हमने शुरू किया मैं बहुत लोगों के पास गया कि भाई, वो लोग मेरे शहर के कुछ रियल एस्टेट में बड़े नाम थे, मैं उनके पास गया, या अपने इलाके की बात करूँ उनके पास गया कि भाई मेरा जिम का काम अब ठीक नहीं चल रहा कि मैं रियल एस्टेट में आना चाहता हूँ, है ना। और वो लोग उससे पहले मुझे भाई जी या मतलब है ना पूरा एक झूठी रिस्पेक्ट दे रहे थे। जब मैंने उनसे बात करी कि भाई मैंने भी रियल एस्टेट का काम शुरू करना है, प्लीज़ मुझे बताएं आप ये कैसे शुरू होता है, कैसे काम करना है, तो उन लोगों ने पत्रिका में, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक गोली दे के मुझे वापस भेज दिया कि हाँ जी सिद्धू भाई आपके साथ है, आप यूरोप करो। और कराया कुछ नहीं, राइट। ऐसे धक्के खाते खाते 1 लोग के पास, 2 लोग के पास, 4-5 लोगों के पास जब मैं गया, जब मुझे कोई सही आंसर या सही में किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, तो मुझे हुआ कि बेटा करना तो है, बस करना तुझे खुद पड़ेगा। तो चलते रहे
अप एंड डाउन आते रहे। पहले 3-4 महीने में कोई भी डील नहीं हुई। आफ्टर 4 मंथ्स हमने एक डील करी, हमें 75,000 रुपये का एक इंसेंटिव आया, एक कमीशन आया। तब तक मैं 50 से 60,000 रुपया अपनी डिज़ायर गाड़ी में पहले ही तेल फूक चुका था। मैंने 75,000 रुपये आए, मैंने सोचा चलो यार तेल के तो पूरे हुए, कि जितना तेल फूका तो उतना पूरा हुआ। ठीक है जी, मैंने वो 75,000 रुपये कर दिए। उनमें से फिर 15-20 हज़ार रुपये लिए तेल के लिए, फिर लग गए मार्केट में। अब जब मार्केट में आए, फिर मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ है ना, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। फिर बट वो कब मिलते हैं, जब आप ऑनेस्टी के साथ खड़े रहते हैं, आप ऑनेस्टी के साथ चलते रहते हैं, तब भगवान कहता है कि यार ये बंदा टलने वाला नहीं है, इसको दे दो, देना ही पड़ेगा भगवान को। फिर अगर आप 1 महीने 2 महीने काम करो, कोई डील आपकी नहीं हुई और क्या यार रियल एस्टेट में कुछ नहीं है यार एक बंदा बोला रियल एस्टेट में कुछ नहीं है और एक बंदा करोड़ों अरबों रुपए काम तो वही सबके लिए सेम है ना। मैं उनको देख रहा था जिन्होंने सब कुछ अचीव किया, यार ये पहुंचे हैं। इफ वन मैन कैन डू देन अनदर कैन डू। अगर ये कर सकते हैं तो मेरे भी 2 पाँव 2 पैर मेरे भी हैं भैया। मुझ में किस चीज़ की कमी है, मैं भी करूँगा। करते 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 आज भी सीख रहे हैं। आज भी मैं कहता हूँ ये रियल एस्टेट का एक समंदर है। आज भी हम लोग पहली सीढ़ी पे ही खड़े हैं, सीख ही रहे हैं। सीखते सिखाते आज भगवान ने सब कुछ दे दिया है इस लाइन में। अब जो मेरा पर्सनल है कि जो लोग यहीं अभी नहीं पहुंचे हैं इस मुकाम पे, उनकी हेल्प करनी है, उनको बराबर लेके आना। तो सर आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, प्रेरणा लेते हैं? मैं 43 इयर्स का हूँ, मैं तो किसी को क्या सलाह दे सकता हूँ जी। फिर भी अगर एडवाइस कोई लेना चाहे तो मैं यही एडवाइस कहूँगा सबको कि साथियों, सबसे पहले हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा। मन में एक आस्था है कि भगवान है ना, और वो है भी। बट उससे पहले अपने घर में 2 भगवान और हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बेबे बापू है ना। मैं बेबे बापू कहना जी, मेरी मम्मी डैडी हैं, मैं उन्होंने बेबे बापू कहना। मेरे फादर साहब सरदार अवतार सिंह जी, मेरी मम्मी प्रीतम कौर जी, जिन्होंने मैं अपने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रगल करते देखा है ना। तो सबसे पहले जो आपके माँ बाप हैं भैया, सुबह उठ के ना उनके चरण स्पर्श कर दो एक बार। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। उनकी ब्लेसिंग आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। करके देखियो आप ये, ठीक। दूसरा, आप किसी की हेल्प करके देखो 10 रुपये की, आपके पास 100 रुपये 101% आएंगे। किसी के पीछे 10 रुपये खर्च करके देखो, किसी नीडी पर्सन के लिए। किसी नीडी पर्सन को 10 रुपये की ज़रूरत है, आपने उसको 10 रुपये दिए तो भगवान कहाँ से आपके 100 रुपये दे देंगे पता भी नहीं चलेगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी लाइफ में या अपनी सक्सेस में देखी, साथियों, सामने वाला जो पर्सन है वो भी कोई पागल नहीं है, कोई बुद्धू नहीं है। सब लोग सब समझते हैं आज की डेट में। अगर आप हॉनेस्टी के साथ सामने वाले बंदे के साथ बात करोगे, 2 चेहरे ना रख के एक चेहरा लेके अगर आप काम करोगे, हॉनेस्टी के साथ आप काम करोगे, तो सामने वाला बंदा भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। अगर आप सामने वाले बंदे के सामने ओवर क्लेवर बनोगे, है ना, आप खुद का ही नुकसान करोगे। आप किसी भी फील्ड में बड़ा करना चाहते हो, जैसा मैम ने सवाल पूछा, किसी भी फील्ड में बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले उस फील्ड का जो टॉप पे बंदा है या उस फील्ड के जो टॉप के 5-10 लोग हैं उनके बारे में जानिए। अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा आपके नज़दीक है जिसके आप टच में जा सकते हो, उनसे जाके मिलिए, उनसे बात करिए ईमानदारी के साथ कि सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। वो लोग ज़रूर आपका साथ देंगे। ईमानदारी के साथ आप जाएंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी की भी रिक्वेस्ट करोगे, जितने भी लोग एक टॉप पे पहुँचे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग नीचे से ऊपर गए हैं, वो हमेशा जो अच्छे लोग हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, ऐसे ही मत कूद पड़ो उस फील्ड में, उसकी जानकारी लो,
उस फील्ड में जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, या उनके सानिध्य में रह के उनके साथ सीखो, फिर कहीं जाके अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करो उस लाइन में, तब आप जाके बहुत बड़ा कर पाओगे। एक चीज़। दूसरा, जब से ये स्टार्टअप का वर्ड इंडिया में शुरू हुआ है, बहुत लोग, नए लोग, नए बच्चे, नए एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आ रहे हैं। शुरू में साथियों, आप कभी भी ऐसा मत करना कि कोई बहुत बड़ा लोन लेके अनजानपने में उस बिजनेस में डाल दिया और फिर लॉस कर दिया और फिर सारी ज़िंदगी पछताना। पहले आप सीखो, थोड़े से शुरू करो। हमारी भी डील्स, छोटी छोटी डील्स थी हमारी, 50,000 रुपये कमीशन, 75,000 रुपये कमीशन, लाख रुपये कमीशन। आज लाखों में, करोड़ों में कमीशन आ रहे हैं। वो पहले दिन नहीं थे, राइट। पहले दिन ही हम लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें खुद खरीदनी नहीं शुरू कर दी थी। ना, छोटे से शुरू करो, उसको बड़ा करो, पैसे की सेविंग करो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं कहीं से, कोई आपका कोई आपने अर्न किया है, तो उसमें से 10,000 रुपये खर्च करो, 90,000 रुपये उसको रख लो, उसको बड़ा करो, उसको धीरे धीरे 10 लाख 15 लाख करो, फिर किसी स्टार्टअप में डालो, है ना। ऐसे सीख सीख के आप किसी स्टार्टअप में जब शुरू करेंगे, तब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका होगा उस लाइन का, उस लाइन के लोग आपसे मिल चुके होंगे, आपका नेटवर्क बन चुका होगा, तब आप 101% आप कामयाब हो जाओगे उस लाइन में। बट उसके लिए सबसे पहले एक ही वर्ड है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। उसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, और हर टाइम ग्रेटिट्यूड के उस पे रहना, ग्रेटिट्यूड लेवल पे। भगवान तेरा शुक्र है जो आपने हमें दिया, वो लोगों का ड्रीम है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो भाई, इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 100 रुपये भी नहीं है, आपके पास 1 लाख रुपए है। तो भाई मेरे, हर टाइम ईमानदारी के साथ बढ़ते रहो। जिस फील्ड में आपने जाना है उसको सीखो, उस फील्ड के अच्छे लोगों, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, उनका सानिध्य प्राप्त करो, उनके चरणों में जाके कि गुरुजी मैंने आपके साथ काम करना है, कि हमें भी कुछ सिखाइए। तो जो अच्छे लोग होंगे ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ज़रूर आपको समझाएंगे, और आप भी एक दिन बुलंदियों को छू जाएंगे। ओके सर, तो जो लोग रियल एस्टेट में नया काम शुरू करने वाले हैं, तो उनको आप क्या सलाह दोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं नए लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि 2 तरीके से काम होता है रियल एस्टेट में। एक होता है एज ए ब्रोकर, जिसको हम कमीशन एजेंट बोल देते हैं, ठीक। दूसरा होता है जी अपनी खुद की इन्वेस्टर। एक हो गया जी कमीशन में एजेंट, दूसरा हो गया इन्वेस्टर। अब आप कैसे शुरू करना चाहते हो, थोड़ा सा मैं आपको इसमें, बहुत ही समझने वाली बात है, आप ध्यान से समझिए। अगर आपके पास पैसा भी है ना, तब भी आप इन्वेस्ट मत करो शुरू में। पैसा भी है तो खुद अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ के कि मेरे पास पैसा है, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तब भी इन्वेस्ट मत करें अगर कि आपके पास पैसा है। इन्वेस्टर बाद में बनिए, पहले आप एक कमीशन एजेंट बनिए, या कमीशन एसोसिएट बोलिए, प्रॉपर्टी सलाहकार बोल लो, जो मर्जी तुसी बोल लो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको मार्केट की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि भाई ये प्लॉट सही है, ये प्लॉट सही नहीं है, ये ब्रांड सही है, ये ब्रांड सही नहीं है, ये ब्रांड सही टाइम पे डिलीवरी देता है, एप्रिशिएशन देता है और प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, ये ब्रांड ऐसा नहीं करता, ये इस ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है ना। जब आप 6 महीने 1 साल इस फील्ड में एज ए कमीशन एजेंट, एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र लगा लोगे, तब तक आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं खुद के, राइट। फिर आप अपने खुद के पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप क्या हो जाओगे, कमीशन एजेंट प्लस इन्वेस्टर्स। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, ये रियल एस्टेट में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद किया, राइट। हम भी शुरू में खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करने लगे थे, ना हमारे पास थे, यहीं से सारा कमाया, यहीं इन्वेस्ट किया। वो इन्वेस्टमेंट को बड़े करते गए। आज 2 लाख लगाए,
2 लाख का 5 हुआ, 5 का 10 करा, 10 का 50 हुआ, 50 का करोड़ हुआ, करोड़ का 2 करोड़ हुआ, 2 करोड़ का 5 करोड़ हुआ। ऐसे करते करते हम लोगों ने भी पिछले 4-5 साल में ऐसे अपने काम को ऊपर बढ़ाया। हमारा पर्सनल ब्रांड है जो हमने अभी पीछे जनवरी में लॉन्च किया, ऐसा सैलरी सिद्धू साहब लग्जरी डील्स के नाम से हमारा ब्रांड है। तो ऐसे ही नहीं कि हमने पहले ही दिन उठे और एक ब्रांड बना दिया, 4-5 साल की पूरी मेहनत लगी, दिन रात एक किया। किसी ने सुबह मीटिंग के लिए बुलाया 6 बजे, 6 बजे चले गए, किसी ने 10 बजे बुलाया रात को चले गए। दिन रात मीटिंग करके मतलब एक आप सोचो, लोकल में ही 200-250 किलोमीटर गाड़ी लोकल चल जाती थी। मतलब यहाँ से चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दिल्ली है, इतना हम लोग लोकल चला देते थे। कभी किसी ज़मीन देखने जाना, कभी कहाँ रोपड़ के आगे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। बट शुरू में मैं कहना चाहूँगा, आप स्टार्ट करें अपने लोकल एरिया में, अपन जहाँ आप रहते हो उसके सराउंडिंग 10-15 किलोमीटर में आप काम शुरू करें। वो क्या है, जहाँ में आप अच्छे से किसी प्रॉपर्टी को देख सको, किसी को दिखा सको। ऐसे आप नए लोग जो प्रॉपर्टी में आना चाहते हैं, बहुत बड़ा समंदर है, हम भी अभी सीखने वाली ही लाइन पे हैं। तो सर, आप अपने बिजनेस की सक्सेस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वंतिका मैम, कोरोना ख़त्म हो चुका था, जो भी थोड़ा बहुत काम था हमारा जिम का, उसी के सहारे मतलब घर का खर्चा चल रहा था सारा। तो कोरोना के बाद हम लोग भी देख रहे थे कि कोई काम मिले, तो मैं भी कभी कहीं मतलब हाथ पैर मार रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ शुरू हो, क्योंकि जिम के काम से तब घर का खर्चा ही चल रहा था। जो मेरे ड्रीम्स और डिज़ायर थे वो मुझे पता चल गया था कि यहाँ वो पूरे नहीं होने वाले। तो मैंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इस बीच हुआ क्या, हम भाग्यशाली हैं और मेरे ख्याल से पूरा इलाका ही भाग्यशाली है कि हमारे शहर में एंट्री हुई मोतिया ग्रुप की। मोतिया ग्रुप ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया मोतिया गिल एस्टेट के नाम से हमारे कुराली में। तो मेरा उनसे मेलजोल शुरू हो गया। तो करते करते मिलते गए, पहले 3-4-5 महीने कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद सर को थोड़ा भरोसा हुआ कि लड़का है, आता है हर रोज़ हर हफ्ते हमारे पास आता है, कुछ ना कुछ इसके साथ भी शुरू करें। तो हमारे मेछी मित्तल जी हैं मोतिया ग्रुप से, एलसी मित्तल जी हैं, श्री हेमराज मित्तल जी हैं, मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे एक काम दिया लैंड एक्विजिशन का। तो लैंड एक्विजिशन का काम शुरू करा हमने। तो थोड़े ज़मीनें दिलवानी शुरू करी उनको, तो थोड़ा अच्छा खासा पैसा भी आना शुरू हो गया। अब करते करते मोतिया के पीछे और बिल्डर्स भी आने शुरू हो गए, लाइक अमूल्यम हमारे शहर में आ गया, एरोवॉक आ गया जी, है ना, अमायरा आ गया। ऐसे करते करते उनके पीछे पीछे और बिल्डर्स भी, कुछ छोटे बड़े बिल्डर्स कुराली में आना शुरू हो गए। अब हर बिल्डर को क्या चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है। अब हर बिल्डर ने हमारे तक पहुंच करना शुरू कर दिया कि सिद्धू जी हमें भी ज़मीन दिलवाओ, हमने भी कुराली में प्रोजेक्ट करना है, सिद्धू जी हमें भी ज़मीन दिलवाओ, हमने। तो ऐसे करते करते मैं इन बिल्डर्स को, पहले जो मेरा टर्म रहा 1-2 साल का, सिर्फ और सिर्फ उनको ज़मीनें दिलवाने तक सीमित था। अब जब ज़मीनें दिलवाते गए, थोड़ा पैसा आता गया, तो मैंने भी वो जो पैसा आया उसको ज़मीनों में ही, कुछ छोटी ज़मीनों में लगाना शुरू कर दिया। कहीं कोई ज़मीन ले ली, फिर उसको बेच दिया। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की ज़मीन ली, उसको 1 करोड़ 20 का बेच दिया। ऐसे करते करते हम लोग भी फिर इस समुंदर में, प्रॉपर्टी का जो समुंदर है, उसमें उतरते चले गए। तो सर, ज़रा दर्शकों को बताइए कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? भगवान के हाथ में फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे सारे। फिर भी आदमी सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसे ही मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आने वाले टाइम में स्पेशली कुराली एरिया में हम लोग 1-2 बड़े प्रोजेक्ट को अंडरराइट कर रहे हैं, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट को अंडरराइट कर रहे हैं, जिसको अंडर द लेवल ऑफ SSLD सिद्धू साहब लग्जरी डील्स के बैनर के नीचे हम लोग सेल करेंगे। दूसरा, SSLD के ब्रांड के नीचे खुद की एक टाउनशिप हम लोग खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। वो जल्दी ही 2 से 3 महीने में वो चीज़ धरातल पे आ जाएगी। तीसरा, जितने भी बड़े
बिल्डर्स हैं, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन एजेंट्स, उनके साथ, सभी के साथ मिलके हम लोग इस पूरी जो कुराली की और पूरी कुराली खरड़ एरिया की जो मार्केट है, इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। उसका क्या फ़ायदा होगा, जितने भी, देखिए भगवान के जैसा ही ग्राहक होता है। ग्राहक ने यहाँ पे ऐसा तो है नहीं 5-10 हज़ार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम एक अच्छे घर की कीमत 50 लाख रुपए से लेके 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक भी है। अगर किसी ने 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी लगाने हैं तो बहुत बड़ी रकम होती है। अब सारी जब मार्केट ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो जो ग्राहक है, जो क्लाइंट है, उसको सारी चीज़ें एक ही टेबल के नीचे, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे ब्रांड की चीज़ें एक ही टेबल के नीचे टोटली नीट एंड क्लीन डील के रूप में मिल जाया करेंगी। उस चीज़ पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ लोगों के साथ मिलके। और अपना जो हमारा खुद का ब्रांड है, SSLD ब्रांड हमारा जो है, सिद्धू साहब लग्जरी डील्स का जो ब्रांड है, अकेला हम लोग प्रॉपर्टी में ही अपने आप को सीमित ना रख के कई और न्यू वेंचर्स भी इस दिवाली तक हम लोग प्लान कर रहे हैं। कुछ नए सेक्टर्स में भी हम लोग अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। होपफुली भगवान की दया से, भोलेनाथ की दया से, वाहेगुरु की दया से, राधे राधे प्रेमानंद जी की दया से हम अपने जो फ्यूचर्स के एक्सपेंशन हैं उनको लेके बहुत ही मोटिवेटेड हैं। और आने वाले टाइम पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, SSLD ग्रुप को आप एक ट्राई सिटी का एक बहुत ही बड़े ग्रुप में आप लोग तब्दील होते हुए देखेंगे, यही आशा है मेरी। और इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और आप जितने लोगों ने भी ये इंटरव्यू सुना, तो अगर किसी को भी अच्छा लगा, तो कुछ भी आप अगर सीख पाए, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं कमेंट सबके ज़रूर पढ़ूंगा और पर्सनली सबका जवाब ज़रूर दूंगा। तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मेरा ये पहला पॉडकास्ट है, पहले भी 1-2 इंटरव्यू हो चुकी हैं, बट पूरा पॉडकास्ट आपने यहाँ पे बुला के अपने कीमती समय में से, मंतिका मैम, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पूरी आपकी टीम का। और कोई भी शब्द अगर कुछ किसी की शान के प्रति गलत निकल गया हो तो भैया दिल से माफ़ी। फिर बात करता हूँ, ऑनेस्टी के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। आपकी कामयाबी 101% रियल एस्टेट में एकदम 101% पक्की है जी। इसी आशा के साथ मैं जसविंदर सिंह JK सिद्धू ऑन द बिहाफ ऑफ SSLD ग्रुप आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ये पूरा वीडियो देखा और टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, आदाब, शुक्रिया।